Hello, good evening and welcome to the first class of economics for this foundation batch and batches for CSE 2026. I am Dr. Shivan. If you can see and hear me, please write yes in the chat and we will get started. Very good evening. Very good evening. I am good. Hope you are all also good. Yes, लिख दो एक बार chat में please. All right, great. So today is our orientation session. Today we have to understand a lot of things. Right? बहुत सारी चीजें हमें समझनी है. Now there are a lot of things I have to say to you. तो पहले मेरी बात सुनेंगे, है ना, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा. तो पहले मेरी बात सुनने के लिए क्या करेंगे, मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा टाइम से चैट को बंद कर देंगे ताकि आप इन मैसेजेस से डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप जनरली सुन सको कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं. वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 45 डेज. क्लास ये इंपॉर्टेंट है. प्लीज गेट अ नोटबुक आउट. प्लीज गेट अ नोटबुक आउट. ठीक है, एंड राइट वॉट एवर आई एम टेलिंग यू. ठीक है, ऑल राइट. चैट इसलिए बंद की जाती है ताकि इररेलेवेंट क्वेश्चंस को हटाया जा सके. इररेलेवेंट क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. आपको क्या फर्क पड़ता है? फॉर यू एंड फॉर मी, यू आर दी ओनली स्टूडेंट. देखो यार, आई नो हम सब एक्साइटेड हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड कि हाँ हम हंसें, हम थोड़ी मस्ती करें, हम इंजॉय करें अपनी प्रिपरेशन को. बट लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ ट्रूथ्स राइट ऑफ द बैट. दिस वोंट नॉट बी इजी. ठीक है, इस एग्जाम में मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है. आप जितनी भी पढ़ाई करो, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फन, इट्स ऑलवेज गुड टू स्माइल एंड लाफ, एंड वो चीजों करने के लिए हमारे पास और अपनी पूरी लाइफ है. इस एग्जाम में मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है. ठीक है, कोई मीडियोकर आदमी या औरत इस एग्जाम को क्लियर नहीं करता. इफ यू हैव टू मेक इट, इफ यू हैव टू रियली गेट टू probably what is the best job in the country, you really have to put in the effort. उसके लिए you have to focus. अगर आप इधर उधर की बातें करोगे, चैट में एक दूसरे से बातें करोगे, कुछ और बोलोगे, आपका दिमाग हटा तो प्रॉब्लम होगी. अब एक चीज और बताता हूं आपको, एंड राइट दिस लाइन डाउन विद मी एंड रिमेंबर इट टिल द टाइम यू आर स्टडिंग ऑनलाइन. आप सारथी में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ये लाइन कभी मत भूलना. वन मोमेंट्री लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मोमेंट्री लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक सेकंड आपका ध्यान हटा, आपने इधर उधर देखा, आपने कहा कोई नहीं, मजे कर लेते हैं, चैट में लिख लेते हैं, मैसेजेस कर लेते हैं. इट कैन रूइन योर अटेम्प्ट. हाउ हो सकता है? उस टाइम पे मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं. जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपने ध्यान नहीं दिया, बाकी सबको समझ आ गया. अगर बाकी सबको समझ आ जाएगा तो मैं 2 बार ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा. ठीक है, आपको बताऊंगा अभी इसका मतलब. आई विल एक्सप्लेन हाउ द क्लास विल गो. आपको समझ आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस. आपने ध्यान नहीं दिया, बाकी सबको समझ आ गया, मैं आगे बढ़ गया. अब आप बोलते रहोगे रिपीट करने को, आई विल ऑब्वियसली नॉट बी एबल टू, बिकॉज सबको समझ आया. आई हैव टेकन माय टाइम विद इट. यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. यू विल सी अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, आपको क्वेश्चन गलत करोगे, फिर आपका आधे नंबर से प्रीलिम्स मिस हो जाएगा. वी आर हियर फॉर सीरियस बिजनेस. ठीक है, लेट मी गेट दैट अक्रॉस. इस क्लास में कितने भी बच्चे हो, ठीक है, एवरीवेयर अक्रॉस दिस एग्जाम द सिलेक्शन रेट इज 0.1%. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू बी इन टू बी इन द फाइट. टू बी इन द फाइट यू हैव टू बी इन दिस सॉर्ट ऑफ ग्रुप. ठीक है, ये हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं. राइट, दिस इज द ग्रुप यू हैव टू बी इन. दिस इज नॉट मीडियोक्रिटी, दिस इज नॉट एवरेज, है ना. दिस इज extraordinary ability to get here, right?
and being somebody who has been in this group, right, I can tell you it does not come easy. It takes a lot of effort, it takes a lot of focus, and अगर आप enjoy करने के mindset से यहाँ आए हो तो वो नहीं होने वाला। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं इकोनॉमी, most people do not understand the subject, and since they don't understand the subject they try to mug it up. उन्हें लगता है रट लो, आगे बढ़ जाओ, हो जाएगा। आप में से जितने लोगों ने पहले इकोनॉमी पढ़ी होगी, आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ मगअप कर रखा होगा, कुछ ना कुछ श्योरली आपने मगअप कर रखा होगा। एंड प्रीलिम्स में हो सकता है आपका काम भी चल जाए, आई विल नॉट डिनाई इट, हो सकता है प्रीलिम्स में आपका बढ़िया काम चल जाए, ठीक है। अभी मैं चैट में क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कितने लोगों ने आज से पहले, इस क्लास से पहले इकोनॉमी खुद से पढ़ी हुई है? सिर्फ वही जवाब देना जिन्होंने पढ़ रखी है। अगर आपका आंसर नो है, डोंट से एनीथिंग, ठीक है। सिर्फ वही जवाब देना जिन्होंने पढ़ रखी है और पूरी पढ़ रखी है, प्री मेंस की इकोनॉमी। ऐसे होंगे लोग, आई एम श्योर। मैं नाम लेके पूछूंगा फिर, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई जवाब नहीं देंगे, अगर पढ़ी है दोनों प्री मेंस की तो जवाब देंगे और यस बोलेंगे चैट में, एंड देन आई विल सी योर नेम। बताओ। ठीक है, मैंने क्या पूछा था? कितने लोगों ने इकोनॉमी प्री मेंस के लिए पूरी पढ़ी है? अगर नो आंसर है तो नो नहीं बोलेंगे, पढ़ी है तो यस बोलेंगे, ठीक है। मैं नाम देख लेता हूं, जिन्होंने नो बोला है भाई प्लीज मत बोला करो, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नो बोला ऐसे मत बोला करो, मैंने बोला है ना नो नहीं बोलना है। चलो, जिन लोगों का आंसर यस है, अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने तो पढ़ी हुई है इकोनॉमी, लेट्स डू समथिंग। एक काम करते हैं, ये मेरे मेंस का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माय मेंस ऑफ 2022, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इसके आगे मत पढ़ना, ठीक है। क्या आप एक्चुअली इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो इन अबाउट 1 पेज? क्योंकि इस क्वेश्चन में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज लिखने होंगे। हाफ पेज टू 1 पेज will go in explaining this first part. Can you explain this statement in 1 part? अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आप आंसर मत देना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप आंसर मत देना। लेकिन अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है, रटी है, पहले कहीं से पढ़ी है, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? यस नो नहीं जानना चाह रहा मैं। यस नो, यस नो नहीं, आई डोंट वांट यस। एक्सप्लेन द कोर आइडिया। व्हाट इज द कोर आइडिया? व्हाट इज इट आस्किंग? जो यस बोल रहे हैं, मैं नाम लेता हूं अब। शुभांगी बोरा, नैना कश्यप, शशि कुमार। My Zenithal point has written production possibilities curve, that's absolutely wrong, ठीक है। जिन लोगों का नाम लिया है, बताओ इस स्टेटमेंट का कोर क्या है? सीबी दीक्षित, तनिष्क, कोर। चलो, see, look at the answers I have gotten. Labor intensive sector, शुभांगी बोरा, wrong answer. Labor contribution to economic growth, wrong answer. Employment elasticity, wrong answer.
Industrialization, wrong answer. Tejas, jobless growth, correct answer. This statement is actually the statement of jobless growth. Now I am talking to all of you. ये वो लोग हैं, by their name, by the words that they have written, they have studied economy, right? ऐसा तो नहीं है इन्होंने पढ़ा नहीं होगा. आप लोगों के अगेंस्ट कुछ वो नहीं है यार, गलती करो यहां कर लो. It's good that you make mistakes here. I want you to make mistakes here. Don't make mistakes in the actual paper, right? It's clear that all of these people who have given these answers, they have read economics. इन्होंने economics कभी ना कभी पढ़ा है. Still 5 people have given 5 different answers to a UPSC question. It's not like मैंने खुद से question बनाया था कि question tough है, right? हो सकता है मैं जान के tough question बना रहा हूं आपको डराने के लिए, ऐसा भी नहीं है. It is a direct UPSC mains question. 5 people, 5 different answers and radically different answers. For example, somebody is writing industrial sector कि ये क्वेश्चन हमारी इंडस्ट्रीज के बारे में है, एंड समबडी इज राइटिंग जॉबलेस ग्रोथ कि ये क्वेश्चन जॉबलेस ग्रोथ के बारे में है. इससे मेरा आपको समझाने का पॉइंट क्या है? द पॉइंट इज दिस इज अ फेयरली टेक्निकल सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट टेक्निकल है, आसान नहीं है, राइट? इट इज नॉट अ सब्जेक्ट यू कैन जस्ट मग अप एंड बी डन विद. ठीक है, आराम से पढ़ के बात नहीं बनेगी. इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट. मग अप करके इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी इट. वी रियली 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 नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, आई होप यहां तक थिंग्स आर क्लियर, राइट? प्लीज रिमेंबर दिस लाइन. प्लीज रिमेंबर दिस लाइन. वन मोमेंटरी लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड यू आर डन. मैंने अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन करी है, सारी. राइट, व्हेन आई केम टू ओल्ड राजेंद्र नगर फॉर द फर्स्ट टाइम, it was to be on this side of the classroom, not on that side. मैंने अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन करी है एग्जाम के लिए, मैंने एग्जाम निकाला भी है, but I always have studied with the absolute and full concentration of what I am reading. मैंने बहुत वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, मैंने एक बार भी लाइव क्लास में आज तक कमेंट नहीं किया, not even once. Even when the teacher was asking समझ आया या नहीं, मैं क्यों टाइम लगाऊं yes no बोलने में, और लोग हैं वो बोल लेंगे. This was my attitude. मुझे समझ आ गया, यस बोल दिया. नहीं समझ आया, आई विल गूगल एंड फाइंड आउट. आई विल नॉट चैट जीपीटी इट. आई विल नॉट मेक इट इजी फॉर माई सेल्फ. द मोर एफर्ट यू पुट इन नाउ, द मोर एफर्ट यू ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स. ऐसा नहीं आप मेरे से डाउट पूछोगे मैं बताऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल बता दूंगा, बट जितना एफर्ट आप खुद लगाओगे उतना ज्यादा चांस है दैट यू मेक इट. ऑलरेडी चांसेस हमारे कम है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज योर चांस. अगर मैं आपके चांसेस ट्रिपल भी कर दूं आपको पढ़ा के, तो भी वो 0.1 से 0.3 पे ही जाएंगे. दिस इज नॉट अ गुड फिगर एनीवे, राइट? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इजी. इट्स अ टफ सब्जेक्ट ऑफ अ टफ पेपर. इट्स अ टफ एग्जाम. उस टफ एग्जाम का वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स वी हैव टू रीड. सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी हैव एब्सोल्यूट फोकस. कैन यू गाइज गिव मी दिस कमिटमेंट कि आप लोग पूरी तरह से फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे मेरे साथ फॉर द नेक्स्ट 45 डेज? अगर आप मुझे ये कमिटमेंट दे सकते हो, आई कैन गिव यू दिस कमिटमेंट दैट इकोनॉमी में आपको आज के बाद प्रॉब्लम फेस नहीं होगी. सो कैन आई एक्सपेक्ट दिस कमिटमेंट फ्रॉम यू दैट यू विल बी एब्सोल्युटली फोकस्ड इन द नेक्स्ट 45 डेज? ठीक है, ग्रेट. स्टार्ट करते हैं. We will first, in today's session, what all do we have to discuss? First, we will understand the methodology of how to read for UPSC CSE. कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी कैसे होती है. This we will understand first. Then we'll look at the weightage of economics. Pre में weightage, mains में weightage. ठीक है. Then we'll look at the role of PYQs. कि इनका क्या रोल है. We'll look at the syllabus of prelims and mains both. Mains का भी syllabus देखेंगे. Trends देखेंगे economics के आज के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. Role of economic survey, budget and current affairs. Methodology of the class. Lecture होगा, notes कैसे मिलेंगे, notes को use कैसे करना है, etc. Class timings. किस टाइम पे क्लास होगी, कैसे होगी, क्या हमारा फॉर्मेट रहेगा, डाउट सेशंस कब एड्रेस होंगे, सब कुछ हम आज देखेंगे. आई नो दीज आर द डाउट्स यू हैव.
तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे ताकि कल से हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, पहले दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू इकोनॉमिक्स एंड अगेन नोटबुक्स आउट, प्लीज राइट विद मी। आप स्कूल के बच्चे नहीं हो कि मैं आपको डिक्टेट करूं। आई एक्सपेक्ट कि आप बोर्ड से देख के इतनी आप में क्षमता है, you have this ability that from the board you can be trusted that you will be writing the most important points in your notebook for any subject, कोई भी subject हो, and you have to read it for UPSC CSE prelims or broadly for prelims but also for mains. There is only one thing that I expect that you will focus on, at least at this stage. हमारा एग्जाम अभी 1 साल दूर है. The one thing that you will focus on is conceptual clarity. That you will have absolute and total conceptual clarity, right? ऐसा नहीं होगा कि कुछ रट रखा होगा, right? ऊपर ऊपर से याद कर रखा होगा, बस देख के चले गए होंगे, right? Why is this important? You are studying economics with me in July of 2025. Earliest you people will give your paper in May of 26. Some people might be giving the paper even after that in 27 28. कई लोग होंगे जो 27 28 एग्जाम के होंगे. If things are conceptually clear to you, you will understand them and remember them for a long time. Our ultimate goal is that on this day in May next year, whenever you give your paper, 26 or later, on this day you should know things wholeheartedly in all of its understandings, in all of its ramifications. You should know everything that you need to know. वो कैसे होगा? अगर हमारे पास अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो हमें बात तक याद होगा. अगर अभी मैं रटने की कोशिश करूंगा, राइट, अभी मैं रटने की कोशिश करूंगा तो मुझे याद नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड. What is the meaning of this word? What is the meaning of this word? अभी दिखाता हूं डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रोट लर्निंग. इस वर्ड का मीनिंग बताओ. लवर ऑफ ह्यूमंस, चैरिटी, सोशल वर्क. ठीक है. मनोहर, if you have a doubt and you keep spamming it, right, I will not answer it. आप कितनी भी बार स्पैम कर लो. हाँ, क्या मतलब है इस वर्ड का? ठीक है, आप लोगों ने ब्रॉडली सही बताया कि somebody who does charity, somebody who is benevolent, somebody who thinks altruistically. ठीक है, अच्छा. What is the meaning of this word? I am just showing you the meaning of conceptual clarity. What is the meaning of this word? Anthropology का मतलब बताओ. Study of man. Study of man. Okay. What is the meaning of this word? Person who is attracted to minors in a sexual way. This is not a good word to use.
It's not a good word. Last question. What is the meaning of this word? Last question है. अब कितने लोगों को इनमें से एक भी ऐसा वर्ड था जिसका मीनिंग नहीं पता था? Was there anyone here who did not know one of these words? तो yes लिख दो एक बार कि मुझे नहीं पता था. ठीक है, अब कुछ सीखते हैं. लेट्स लर्न समथिंग नाउ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड सिंपली नोइंग स्टफ. अगर इफ आई सिंपली नो दिस स्टफ, मैंने आप सबको बता दिया, यू मस्ट हैव आल्सो रेड इन द चैट नाउ. जो लोग यहां पर हैं जैसे विकी, चंद्रिशा, रूपिका, सर्वेश, आदित्य, they are saying that we did not know the meaning of these words, but they have read in the chat now and they will be able to remember. This is not teaching, this is PDF reading. कि मैं आपको बता दूं कि philanthrope means somebody who loves mankind, anthropology is study of humankind, pedophile is a bad word, it's a word where you say that is somebody who is sexually attracted to children, and misogynist is somebody who hates women. This is not the job of a teacher. ये तो आपको कोई भी करके दे देगा. I'll tell you now what conceptual clarity means. The word anthrope, the root word here means man. The word phil or phile, this word here means to love, right? Phil and anthrope, somebody who loves humans. Somebody who loves humans, loves mankind, will do what? Charity, benevolent work, altruistic work. Phil का opposite होता है miss. Miss means to hate. ठीक है? Anthrope and ology. Ology तो हमेशा पता है, it is the science of studying. Anthropology, the study of humankind. Phil plus anthrope, somebody who loves humans. Pedo plus phile. Pedo word या ped word is actually a word for children. Children lover in a sexual way, in a bad way, right? Pedophile. Gynist. Gynae is the word for women. Miss plus gynae. Misogynist, hates women. अब यहां पर एक चीज समझना. If I now write two new words in front of you, pediatrician, pedo from child, ये भी वही pedo है. Child, Christian is doctor. Doctor of children is called pediatrician. Gynecologist, gynae, women, ologist, doctor, doctor of women or women's problems. Misanthrope, what will be the word meaning of the word misanthrope now? सोच के बताओ. What is meaning of misanthrope now? Somebody who hates humans. Very good. Somebody who is a hater of humankind. Terrorists are misanthropes. Ab, is the difference between knowing and conceptually being clear, इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है हमें कि इन दो चीजों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इज द डिफरेंस क्लियर? कि सिंपली मुझे पता हो
वर्सेस मुझे आता हो। अगर हमें ये एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, एग्जाम में निकालना है, टॉप रैंक्स में आना है, वी हैव टू बी दिस पर्सन हु नोज द स्टफ दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। नॉट जस्ट कि मुझे हाँ पता है, दे नो द थिंग्स बिहाइंड इट ऑल्सो, दे नो द लॉजिक बिहाइंड इट ऑल्सो। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से रट के ऐसे नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। एंड यहां पर भी यही एंडेवर रहेगा। ये सब्जेक्ट जिनको समझ आता है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जिनको समझ नहीं आता वो फिर रट्टे मारते रहो, वो फिर आपकी मर्जी। अब सिलेबस देखते हैं इकोनॉमिक्स का। प्रीलिम्स में क्या बोला उन्होंने? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, और बाद में एक छोटा सा वर्ड लिख दिया एक्सेट्रा, जिससे सिलेबस की डायमेंशंस ही इनफाइनाइट हो गई। एक्सेट्रा लिख दिया एंड में। बेसिकली दिस इज गिविंग अस सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स पता चल रहे हैं कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी इज इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, demographics are important, social sector initiatives are important, but there is no limit, right? कोई लिमिट नहीं है। यहां पे पढ़ के आई कैन नॉट से कि यही चीजें आएंगी। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? मेरे को पढ़ के दो तीन चीजें समझ आई, बट आई डोंट नो आफ्टर रीडिंग द सिलेबस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई विल सी द मेन सिलेबस। नाउ इन मेंस economy is actually split into two things. One is core economics and one is agriculture. मीन्स में इकोनॉमिक्स आता है जीएस पेपर 3 में। इन जीएस 3 एवरी ईयर, एंड यू विल सी दिस ट्रेंड रिपीटिंग ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 of GS3 paper are from economics. Question 3, question 4, question 13 and question 14 are from agriculture. ठीक है? Question 1 and 2 are 10 markers, 11 and 12 are 15 markers. So economy is total of 2 into 10 plus 2 into 15 is equal to 50 marks. Agriculture is also same, 50 marks. Total economics in mains weightage is 100 marks. तो हर साल 4 क्वेश्चंस आएंगे कोर इकोनॉमिक्स के, 4 क्वेश्चंस आएंगे एग्रीकल्चर के। फिक्स है, यही हो रहा है। इट्स बिन द सेम सिंस द लास्ट 7-8 years। ठीक है, अब इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस, even if you are unable to read it, it's fine, I'll read it for you. Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. और फर्स्ट क्या लिखा है? इंडियन इकोनॉमी एंड, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू दिस। तो पूरी इकोनॉमी हो गई सिलेबस में। बट यस, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट: प्लानिंग, mobilization of resources, growth, development, employment. Then inclusive growth and issues arising from it. Third point, government budgeting, the preparation of budget by the government. अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एग्रीकल्चर के हैं, अभी मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूं, विल कम बैक टू दिस। ये एग्रीकल्चर के हैं। फिर बाकी 3 पॉइंट्स फिर से इकोनॉमिक्स के हैं। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, so these are the LPG reforms. Changes in industrial policy and their effects on industrial growth. So industrial policy and industrial growth. Then infrastructure, which includes energy, ports, roads, airports, railways, etc. And lastly, investment models. So infrastructure
एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देयर इज अ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर, दिस वील सी व्हेन वी कम टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बट वील सी दिस व्हेन वी कम टू एग्रीकल्चर। तो अगर मैं सिलेबस देखूं तो फेयरली डिटेल्ड सिलेबस इज गिवन टू मी फॉर प्री एंड मेंस। इसके अलावा आई ऑल्सो हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू रेफर टू। अब इन सब का एनालिसिस करके लेट्स लुक एट व्हाट द एनालिसिस कम्स टू। लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस है। प्रीलिम्स में इकोनॉमी की जो वेटेज है, इट वाज समवेयर ऑलवेज अराउंड 28 मार्क्स, 14 क्वेश्चंस वर कमिंग। दिस ईयर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस केम, राइट। कुछ क्वेश्चंस को आप इकोनॉमी भी क्लासिफाई कर सकते हो, करंट अफेयर्स भी क्लासिफाई कर सकते हो, बट अगर मैं कंजर्वेटिवली भी चलूं तो दिस इज 34 मार्क्स। So somewhere around 30 marks, 30 to 34 marks, 15 to 17 questions in prelims we are going to get from here. prelims का कट ऑफ कितना है? 90 तो जा नहीं रहा अभी तक। तो लास्ट 4 years 2025 का आई डोंट नो, जब रिलीज होगा तो देखेंगे। From 2020 to 2024 the cutoff has not touched 90 marks. ये कट ऑफ टच नहीं हुआ है। जिसके 90 मार्क्स आए हैं they have gotten through in prelims. Out of this 90, 30 can be scored in economics. मैं ये नहीं कह रहा that you will all get 30 out of 30. That is a difficult task to do. You should not chase that also. There are 8 subjects, but in 30 में से getting 20 plus is very very doable. Very very doable. तो आपके 90 मार्क्स में से 20 मार्क्स इस सब्जेक्ट से श्योर हो जाते हैं अगर आप इसको ढंग से पढ़ के जाते हो तो। You studied properly. Out of the 90 or 100 that you need, 20 are sure from here. And in means, like I told you, every year 100 marks, 50 marks for economics, 50 marks for agriculture. It's fixed. Therefore, the trend has not changed. Question 1, question 2, question 11, question 12, agriculture, question 3, question 4, question 13, question 14. So this is our weightage. अब these are the trends कि कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आया, ठीक है। बट बिफोर आई गो इनटू दिस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि टॉपिक्स हैं कौन कौन से, ठीक है। अब लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी। इसे पढ़ने से पहले आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जल्दी जवाब मत देना। क्वेश्चन लिखूंगा मैं बोर्ड पे, जवाब जल्दी मत देना, सोच के देना। इन ब्यूरोक्रेसी, इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम, एवरीवेयर इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट द आंसर राइट देन इट इज फॉर यू टू गेट द आंसर क्विक। सही जवाब दोगे, टाइम लगा के दोगे, आई विल रिस्पेक्ट यू। जल्दी जल्दी बस चैट में लिखोगे और गलत लिखोगे, और बहुत लोग गलत लिखेंगे, राइट, you will definitely not have my respect, and definitely, like, of course I'll respect you as a person, but थोड़ी सी मुझे बुरा लगेगा rather, and definitely you are headed for disaster in the future. क्वेश्चन देखना एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगाना। लेकिन प्योरली बेस्ड ऑन मनी यू हैव टू टेक द डिसीजन। ये डिस्क्लेमर है बिफोर आई शो यू द क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक। आपको मैं एक डिसीजन लेने को बोलूंगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी। बाद में मत बोलना कि सर मैंने तो एनवायरमेंटली सोच के ले लिया, या मुझे तो एक कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने ले लिया। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी यू हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, देयर आर 2 एयर कंडीशनर्स। दो एयर कंडीशनर्स हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज 5 स्टार रेटेड। बीईई रेटिंग होती है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग होती है अप्लायंसेस पे, 5 स्टार, 2 स्टार, इस एसी पे 4 स्टार है, ये यहां लगा हुआ है। एक 5 स्टार रेटेड है। क्योंकि 5 स्टार रेटेड है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इट इज वेरी गुड
in terms of efficiency. ठीक है, it costs ₹2 per hour to run this AC, या ₹2 बहुत कम है, ₹20 कर लेते हैं। इस AC को चलाने के लिए ₹20 पर आवर लगते हैं। The price of this AC, the price of this AC is ₹15,000. Price of AC is ₹15,000. The second AC, जो दूसरा AC है, it is 2-star rated. इस AC क्योंकि ये 2-star है, उतना एफिशिएंट नहीं है, to run this AC it costs ₹30 per hour to run it, and the price of this AC is ₹10,000. समझ आया? There are 2 air conditioners, one is 5-star rated, one is 2-star rated. जो 5-star rated air conditioner है, ₹20 per hour to run this, price is ₹15,000. जो 2-star rated है, ₹30 per hour to run this, and it is cost is ₹10,000. Which air conditioner should I buy on the basis of given data? मुझे कौन सा एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए? And take this decision purely based on money. ये मत बोलना 5-star environmentally अच्छा है तो environmentally ले लो. Show me calculation and show me on the basis of money which one is better to buy. Your options are, आप जो आंसर दे सकते हो इन्हीं ऑप्शंस में से दे सकते हो. A 5-star rated, option B 2-star rated, option C can't decide. ऐप में एक पोल, या चलो कोई बात नहीं, पोल नहीं कंस्ट्रक्ट करते, ऐसे ही कर लेते हैं. We'll just do it like this. बताओ भाई, आपको मैं I will give you 20 more seconds. एक दो सही आंसर दिखे मुझे, दैट्स गुड. चलो, आई एम स्टॉपिंग द चैट नाउ. ठीक है, आंसर पे आने से पहले लेट मी टेल यू नाउ, आपको मैं भी एक सिनेरियो देता हूं. ठीक है, यहां लिख रहा हूं सिनेरियो 1. आई हैव टू रन दी एसी. इस एसी को मैं पूरी एसी की लाइफ स्पैन में आई विल ओनली रन दिस एसी फॉर 100 आवर्स. If I will run this AC only for 100 hours, which will be the better AC? बेटर छोड़ो, कॉस्ट किसकी कम पड़ेगी? अगर मैं 100 आवर्स के लिए रन करूंगा तो ओवरऑल कॉस्ट बताना. जैसे इसकी कैसे कैलकुलेट होगी? ओवरऑल कॉस्ट, मैंने 100 आवर्स के लिए रन करना है. व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट इफ आई चूज दिस वन? व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट इफ आई चूज दिस वन? कैलकुलेट करना एक बार. गलत मत करना यार प्लीज, सीसैट फेल हो जाओगे. अरे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बोथ. ए बी मत बोलो, कैलकुलेट द कॉस्ट. ए बी बोलने का कोई पॉइंट नहीं है. कॉस्ट कैलकुलेट करो. ओवरऑल बतानी है यार. 2-3,000 आ सकती है क्या? चलो ठीक यार, जो इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको फॉलो करने का ज्यादा रोल है, चैट में लिखने का कम रोल है.
कोई कह रहा है 3000, कोई कह रहा है 2000। ओवरऑल कॉस्ट मैंने 3 बार बोला था। If you can't follow simple instructions, this class is going to be a problem for you. अगर मुझे 100 hours रन करना है for the 5-star AC, 5-star AC में क्या होगा, इसकी कॉस्ट 15,000 तो मुझे खरीदने की लग गई, प्लस रन करने के लिए 20 into 100 यानी कि 2000, तो मुझे 5-star AC को लगाने में चलेंगे 17,000 रुपए। For 3-star or rather for 2-star AC, I will buy it for 10,000 and I will spend 30 into 10, 30 into 100, sorry, 100 hours, 30 rupees per hour, 3,000, तो मेरे को 2-star में लगेंगे 13,000 रुपीज। ठीक है, अब ऐसे ही if I have to run it, इस सेम सिनेरियो में let's say I have to run, if I have to run it for 1000 hours, अगर मुझे 1000 आवर्स के लिए रन करना है तो कॉस्ट देखते हैं। इन दिस केस व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ए? 5-स्टार रेटेड एसी की क्या कॉस्ट है? खरीदने के लिए 15,000, रन करने के लिए 20 into 1000 यानी कि 20,000 और इक्वल टू 35,000। बी 2-स्टार के केस में देखते हैं। फॉर बी खरीदने के लिए 10,000 प्लस रन करने के लिए 30 into 1000, मतलब 30,000 प्लस 10,000 मतलब 40,000। अब कुछ समझ आया? इफ आई हैव टू रन इट फॉर 1000 आवर्स तो 2-स्टार बेटर है। इफ आई हैव टू रन इट फॉर ओनली 100 आवर्स, सॉरी, इफ आई हैव टू रन इट फॉर 1000 आवर्स तो 5-स्टार बेटर है, इसकी कॉस्ट कम आ रही है। इफ आई हैव टू रन इट ओनली फॉर 100 आवर्स तो 2-स्टार बेटर है, इसकी कॉस्ट कम आ रही है। तो व्हाट वाज द आंसर? आई कांट डिसाइड, आई नीड टू नो कि टाइम कितना है रन करने का, एंड तभी ये लाइन लिखी थी ताकि बाद में मुझे कोई ये ना बोले कि सर एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा ना 5-स्टार, इसलिए मैंने 5-स्टार ले लिया। इट वॉज प्योरली टू बी टेकन ऑन मनी। आई कैन ओनली टेक दिस डिसीजन व्हेन आई नो हाउ मच टाइम इज देयर, फॉर हाउ मच टाइम आई हैव टू रन, कितने टाइम एसी चलेगा, उस बेसिस पे डिसीजन ले सकता हूं। समझ आई बात? यू हैव टू थिंक लॉजिकली हियर। ठीक है यार, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? चलो गुड, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर है। गुड, चलो गुड गुड। है ना? तो मुझे लॉजिकली सोचना है नाउ। अब एक बात समझना, ये जो डिसीजन मैंने आपको लेने को बोला, आपने सही लिया गलत लिया डजंट मैटर, राइट? सही लिया गलत लिया डजंट मैटर, बट दिस डिसीजन दैट यू टुक फॉर योरसेल्फ वाज अ डिसीजन यू वर टेकिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने लिए डिसीजन ले रहे थे। यू वर सेइंग कि यार मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे ज्यादा खर्च होंगे कम खर्च होंगे, उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा, है ना? सेकेंड सिनेरियो इज, मैं सेम क्वेश्चन देता हूं आपको। मैं कहता हूं एक 5-स्टार एसी है, दिस इज अ जर्मन मेड एसी। ठीक है, कॉस्ट सेम है, 15,000 रुपीज का है, एंड टू रन इट कॉस्ट 20 रुपीज पर आवर। एक 2-स्टार एसी है, एक इंडियन मेड एसी है, कॉस्ट है 10,000 रुपीज, एंड टू रन इट कॉस्ट रुपीज 30 रुपीज पर आवर।
But now I say, don't buy it for yourself. You are the Honorable Joint Secretary in the Ministry of Finance. And you have to buy this, or you have to take the decision of buying these ACs for the entire government office, or let's say for the new parliament building. आपको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये एसीज लगाने के लिए अब डिसीजन लेना है. नाउ हाउ विल यू थिंक? ऑफ कोर्स यू विल थिंक ऑन द पॉइंट ऑफ कॉस्ट. आप कॉस्ट पे जरूर सोचोगे, बट यू विल थिंक ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो कि यार अगर मैं इंडियन मेड एसी खरीदता हूं, या चलो न्यू पार्लियामेंट में कहूं इंडिया के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में यही एसी लगेगा, द डिसीजन दैट यू टेक. हो सकता है 2-3 लाख एसीज का ऑर्डर हो सकता है उससे भी ज्यादा एसीज का ऑर्डर हो. इफ इट इज एन ऑर्डर ऑफ लेट्स से 1 लाख एसीज, यू विल थिंक दैट इफ आई बाय इंडियन, आई विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और नॉट, राइट? You will think about government's mission of Make in India or not. You will think of our relationship with the Germans or not. Economic decisions तो है ही, but there will be so many other factors in your mind. This is the difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is this: taking economic decisions for ourselves, looking at the problem through a microscope. ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं सिर्फ अपने लिए. आई एम द ओनली एक्टर, आई एम टेकिंग इट फॉर माई सेल्फ कि यार मेरा पैसा बचना चाहिए, मेरे को फायदा होना चाहिए. दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, लुकिंग एट द प्रॉब्लम थ्रू अ माइक्रोस्कोप. दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, looking at the problem through a telescope. I am taking this decision of buying this AC today. Is this decision only going to impact me? No, it's probably not going to impact me. Joint Secretary साहब के तो ऑफिस में AC बढ़िया ही लगा होगा, right? It's going to impact the entire country. I have to look at the entire country, the future macroeconomic indicators, then I have to take this decision. समझ आया? This is macroeconomics, that is microeconomics, right? अब as potential future civil servants, the topic that we are supposed to know in detail is macroeconomics. हमें macroeconomics अच्छे से आना चाहिए. But it is difficult to understand this. It is difficult to understand this without understanding microeconomics. ठीक है? अब microeconomics जो है वो थोड़ा सा mathematical है, थोड़ा सा graphical है, right? So when we study microeconomics, it's graphical and mathematical. Since a lot of you are reading economics for the first time, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ग्राफ्स और मैथ्स से दूर भागने को बोलूंगा. मैथ्स तो नहीं है, मैथ्स नहीं है इसमें, ग्राफ्स जरूर हैं. देयर आर ग्राफ्स, राइट? आई विल नॉट से कि आपको उससे दूर भागना है, बट आई विल ऑल्सो रेकमेंड दैट वी स्टार्ट विद समथिंग, ताकि आपको एक बार सब्जेक्ट की फील मिल जाए. यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी विल स्टार्ट विद समथिंग दैट इज नॉट ग्राफिकल, बट वी विल कवर ऑल ऑफ दिस, राइट? इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना होता है, अब इस चीज को समझते हैं. दिस इज बेसिकली एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट. सबसे पहले हमें पढ़ना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, या दिस इज द वन टॉपिक वी जनरली स्टार्ट विद. स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं, डजंट रियली मैटर. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, रूल्स ऑफ प्राइस, हाउ मार्केट्स वर्क, व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट इज एलोकेशन, व्हाट इज प्रोडक्शन, एक्सेट्रा. जो बेसिक टर्म्स है. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट द कंट्री लेवल. कंट्री लेवल पे इन्हीं प्रिंसिपल्स को हमें अप्लाई करना है. इफ आई लुक एट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली applying these principles at the country level. At the country level, who is handling the economy? The government is handling the economy. Government has 4 macroeconomic objectives. दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट होगी वो 4 चीजें चाहेगी अपनी कंट्री के लिए.
देयर आर 4 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और हमारा सारा सिलेबस इन चारों ऑब्जेक्टिव्स में छुपा हुआ है. व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? कोई भी कंट्री चाहेगी दैट इट हैज हाई अमाउंट ऑफ growth. So any country would want that the growth that it has, that the growth that it has is high growth. Second, any country would want that there is a low and stable rate of inflation. Low and stable rate of inflation. मैंने zero नहीं लिखा है. I have not written zero inflation. I have written low and stable inflation. क्यों ये words low and stable है हमें समझ आएगा. Third objective is low unemployment. Again मैंने zero नहीं लिखा है और क्यों नहीं लिखा है ये भी हमें इस कोर्स में समझ आएगा. And lastly, I want equity in the distribution of income. अगेन मैंने इक्वालिटी नहीं लिखा है. इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है हमें समझ आएगा. इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. किसी भी गवर्नमेंट के ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब इसमें हम अपनी चीजें फिट करेंगे. हाई ग्रोथ में वी नीड टू स्टडी अबाउट हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड, हाउ जीडीपी इज मेजर्ड एज इट इज ग्रोइंग. देन व्हाट आर द थिंग्स दैट लीड टू ग्रोथ. बैंक्स लीड टू ग्रोथ, स्टॉक मार्केट्स लीड टू ग्रोथ. तो बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स हम यहां पढ़ेंगे. द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी लीड्स टू ग्रोथ. तो मनी हम यहां पर पढ़ेंगे. लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन तो हमारा एक टॉपिक ही है प्रॉपर. लो अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉपर टॉपिक है जिस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं. इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दिस बेसिकली मीन्स दैट इन द कंट्री देयर शुड बी नो पॉवर्टी and there should be as little as possible inequality. Now to achieve these 4 objectives, there are only 2 tools available. इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए सिर्फ केवल 2 टूल अवेलेबल हैं. Those 2 tools are also something we will read. Only 2 tools available for this are: 1, fiscal policy. Fiscal policy means government making the budget. Fiscal policy. The other tool is monetary policy. Monetary policy is policy of money. This is basically what RBI decides to do with money. Fiscal policy and monetary policy. These are the 2 tools that are available. ठीक है. अब this is the first and the most important set of topics that we have to read. इसके आगे अगर मैं बात करूं, the government also has to deal with other countries. So we will study the international sector. एक टॉपिक ये है. And last topic is various sectors of the economy. Here we have to understand agriculture, manufacturing, services, infrastructure and investment. This is our complete syllabus. These are the topics that we have to read. अब generally अगर हम जाएं तो we are supposed to start from here. हमें यहां start करना चाहिए. But in the beginning this gets a bit complex. थोड़ा सा complex हो जाता है in the beginning. And अभी आप लोग नए आए हैं to the study of economics. So what we will do is we will start from here. First we will read these topics. ये 3 टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे. Poverty and unemployment. मैं ये क्यों कर रहा हूं यार? मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक बार सब्जेक्ट की फील आ जाए. ऐसा तो कुछ स्किप नहीं होगा. आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग. ये दोनों करने के बाद देन वील मूव ऑन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. यहां पर थोड़े ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमें. थोड़ा ग्राफ्स के साथ वील हैव टू प्ले अराउंड. तो यहां से स्टार्ट करने से बेटर है कि आप शुरू में ग्राफ्स देख के समटाइम्स गेट्स ओवरवेलमिंग. हम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं बिकॉज दीज आर वर्ड्स यू अंडरस्टैंड इवन टुडे. मैं अगर आपको बोलूं पॉवर्टी तो गरीबी आ जाएगी आपके दिमाग में.
मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, बट हाँ आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा. सो विल स्टार्ट हियर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ये 3 टॉपिक्स करने के बाद then we'll continue in this order. We'll start with micro, then we'll do macroeconomics. उसमें we'll first do the topics of growth, then we'll do the topics of inflation. ये करने के बाद then we'll move on to fiscal policy and monetary policy. Then we will do international sector, and then finally we will do sectors of the economy. So we'll go in this order. ठीक है, ये यही चीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है. This is what we have to do. So micro and macroeconomics, government tools to achieve these 4 macroeconomic objectives, international economics and sectors of the economy. The only thing I am doing is I am starting at this point ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहे. लास्ट टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग दिस मॉड्यूल लास्ट टाइम, शुरू में कुछ लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इश्यू हुआ था बिकॉज अ लॉट ऑफ ग्राफ्स हैव टू बी ड्रॉन. हमने 11th 12th के बाद से ग्राफ नहीं देखे हैं, और हो सकता है कई लोगों ने 11th 12th में भी ना देखे हो. सो दिस इज समथिंग विच वी विल गो इनटू. अब अगर हम रिलेटिव वेटेज देखें, आई नो आप करंट अफेयर्स के बारे में पूछने वाले हो, तो अगर हम रिलेटिव वेटेज देखें, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, मेंस तो चलो इज कंप्लीटली सेपरेट. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स वेयर, व्हाट आर द टॉपिक्स वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम? मनी एंड बैंकिंग is having the weightage of 23% of questions. मनी एंड बैंकिंग कहां पढ़ेंगे हम? मनी हम पढ़ेंगे विद मॉनेटरी पॉलिसी, एंड बैंकिंग हम पढ़ेंगे इन एरियाज ऑफ ग्रोथ, बिकॉज बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द इकोनॉमी, राइट? अब सेकंड, कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स, अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द इकोनॉमी, राइट? इससे भी आ रहे हैं 20% क्वेश्चन, एंड दिस इज अ relatively new area, right? It's a relatively new area. ठीक है, अब international economics, 20% questions are coming from here, international economics. Then sectors of the economy, about 19 to 20% questions are coming from here. ठीक है, budget, 6% questions are coming from budget and budgeting, 4% from inflation, 4% from employment, and 4% from macro microeconomics combined. तो अगर आप देखोगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ब्रॉडली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट्स नॉट लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या ऐसा नहीं है. तो हमें सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, दैट ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स लुक फेयरली इंपॉर्टेंट टू मी अक्रॉस द बोर्ड, है ना? ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स, ये 5 साल का एनालिसिस है. 64% ऑफ द क्वेश्चंस आर कंप्लीटली स्टैटिक इन नेचर. 64 to 65% क्वेश्चंस आर स्टैटिक इन नेचर, जिनका करंट अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं है. वो आज पूछे जाएं, आज से 20 साल बाद या आज से 20 साल पहले, द क्वेश्चंस विल हैव द सेम आंसर. जो करंट अफेयर्स है, जो 36% करंट अफेयर्स हैं, उसमें से हाफ इज डायरेक्टली फ्रॉम द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, हाफ इज डायरेक्टली फ्रॉम अदर करंट अफेयर्स. तो बाकी करंट अफेयर्स में से आधा है. अब अगर मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे को देखूं, आई हैव अ डिफाइंड सिलेबस. इकोनॉमिक सर्वे 500 पेज का डॉक्यूमेंट है, बट एटलीस्ट इट हैज अ डिफाइंड सिलेबस. उसका एक डिफाइंड सिलेबस है, वो दिख रहा है कि हाँ ये सिलेबस है. ठीक है, करंट अफेयर्स जो बाकी है थोड़ा सा अनडिफाइंड है, कितना भी बड़ा हो सकता है. वी माइट हैव टू रीड एनीथिंग, है ना? स्टैटिक बहुत डिफाइंड है, इट इज क्लियरली डिफाइंड. जो मैंने आपको टॉपिक्स बोले वही हैं, राइट? तो अब मेरी इसमें रिकमेंडेशन क्या है? देखो, पढ़ने को आप कितना भी पढ़ लो, मेरी रिकमेंडेशन होती है हमेशा कि स्टैटिक पे तो हमें करनी है मास्टरी. स्टैटिक में तो वी हैव टू बी अ मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट. जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है, दिस ऑल्सो वी हैव टू मास्टर, क्योंकि लिमिटेड है ना यार, पता है खत्म हो जाएगा. और जो करंट अफेयर्स है उसमें हम ये ट्राई करते हैं कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट जहां हमें लग रहा है जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करते हैं.
So current affairs, we ideally should, this also we should master, but we can give it slightly less importance, provided that budget and economic survey हम बहुत अच्छे से करें. Economic survey is nothing but compilation, government giving you a compilation of all the economy current affairs of last year. तो rather than किसी कोचिंग की, इवन मेरी आप करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ो, सरकार की पढ़ो, सरकार से बेटर कंपाइलेशन तो मैं भी नहीं कर सकता हूं. So my objective has always been to look at these two things and master these two things fully. ठीक. अब कुछ रोल ऑफ PYQs एंड रोल ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट देखते हैं. रोल ऑफ PYQs, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन 90 था 2019 में. ठीक है, ऑप्शंस भी देख लेना, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए 2021 में. मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग. बस ऑप्शंस का ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया. ये देखो, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, 2019 में पूछा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है ना, और 2022 में विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो रेकमेंड सिलेक्शन फॉर हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक. सेम थीमेटिक रिपीटेशन, ये डायरेक्ट रिपीटेशन भी है, थीमेटिक रिपीटेशन भी है, एंड देयर आर वेरियस एग्जांपल्स लाइक दैट. PYQs are your go-to source to get good questions for economy. अगर आप सारे PYQs समझ के, रट के नहीं, समझ के सॉल्व करके चले जाओ, you are almost sure that in economics you will score 60 to 70% of all the questions you will get right. Cut off, overall cut off 45% है. इकोनॉमी में 60-70% आ गए तो मोस्ट लाइकली हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम हमारा चल जाएगा. अब रोल ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये देखते हैं. इस साल का क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन, RBI mandates listed companies to submit business sustainability and responsibility report. ये इकोनॉमिक सर्वे है. SEBI introduced business responsibility and sustainability report. एग्जैक्टली यहां से पूछा है, SEBI की जगह यहां पर RBI लिख दिया है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. डायरेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. एक और दिखाता हूं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. तो जो चीजें ऐसी भी लगती है ना कि करंट अफेयर्स से आ रही हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि दिस इज करंट अफेयर्स, ये तो इसमें इकोनॉमी में क्या है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं, बहुत चीजें यहां से होती हैं. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट कम डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. और लास्ट ईयर के भी एग्जांपल दिखा सकता हूं. प्रीलिम्स 2023, इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्डवाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स. Central banks across economies led by Federal Reserve responded with synchronized policy rate hikes to curb inflation. और नीचे स्टेटमेंट देखो, central banks generally assume that they have the ability to counteract rising consumer prices, मतलब inflation. तो एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट उठा के यहां दे दी, एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के दे दी. अब प्रीलिम्स 2023, 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacturing of electric motor vehicles, is produced by whom? यहां देखो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यहां कोबाल्ट की फिगर दी हुई है और यहां पर ये ऑप्शन है. तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले, राइट. अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, बट ठीक है, वी डोंट हैव टू लुक एट दिस कॉन्स्टेंटली. तो अब हमारी अप्रोच की अगर हम बात करें, I will divide economy into 3 things. एक मैं कहूंगा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जिसका मैंने आपको टेबल दिखाया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट की 2 पॉलिसी, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये स्टैटिक है. सेकेंड पार्ट इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. One is economic survey and budget, and one is other current affairs. ठीक है. How are we going to now approach this subject? इसमें से ये वाला जो पार्ट है, this is what we are, this is 65% most important part. This is our target in the next
45 days. ये हमारा टारगेट है इन द नेक्स्ट 45 days वील कंप्लीट ऑल ऑफ दिस. इसको समझे बिना तो ये समझ नहीं आ सकता. इफ वी डोंट नो, जैसे मैंने आपको दिखाया पॉलिसी रेट हाइक्स, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिसी रेट हाइक्स यू कांट अंडरस्टैंड दिस, है ना. दिस इज माय टारगेट फॉर द नेक्स्ट 45 days. वंस आई हैव डन दिस, दो चीजें बच गई. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आई विल बी टीचिंग यू, बट आई कैन ओनली टीच यू आफ्टर दे आर रिलीज्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. इस साल का तो पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है. इस साल के क्वेश्चंस तो इस साल आ गए. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आर रिलीज्ड ऑन January 31st, which is economic survey, and 1st Feb, which is budget, respectively. इन dates पे release होता है. So I will be teaching you this next year after these two documents are released. अब other current affairs. You are all part of our foundation batch. In foundation batch, current affairs is already there for you by Mudit sir. These current affairs will be taught to you by Mudit sir. My job here is to teach you this and this. And this is most of ये static और economic survey budget. This is most of the job. ये अगर आप थोड़े लेवल पे इग्नोर भी कर दोगे, मुदत सर को मत बताना मैंने बोला है, अगर आप ये इग्नोर भी कर दोगे थोड़े लेवल पे तो आपका काम चल जाएगा. ये इग्नोर करके आपका काम नहीं चलेगा. तो हमारा अब एम क्या है कि हम पहले स्टैटिक पढ़ेंगे, स्टैटिक पे कंसेप्चुअल मास्टरी कर लेंगे, इस लेवल की मास्टरी कर लेंगे that when we read the economic survey we understand it. इकोनॉमिक सर्वे और बजट मैं आपको पढ़ाऊंगा आफ्टर दे आर रिलीज्ड, एंड करंट अफेयर्स के लेक्चर्स यू विल गेट द एक्सेस फ्रॉम मुदित सर. करंट अफेयर्स के इकोनॉमी के लेक्चर्स आप वहां से देखेंगे. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. अब all of you, since you are part of our foundation batch and we are all studying this together, we will also need to study for means. हम means की भी पढ़ाई करने वाले हैं. इस साल हो या नेक्स्ट ईयर हो, आप सब यू आर गोइंग टू बी इन माई GS3 मॉड्यूल ऑल्सो. यहां पर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक मीन्स कंटेंट. जो बिल्कुल स्पेसिफिक मीन्स कंटेंट है वो हम यहां देखते हैं. राइट, सो व्हाट विल डू इज, अभी राइट नाउ हमें अपना सारा टास्क पता होना चाहिए यार. आई बिलीव इन बीइंग एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ रह गया. राइट नाउ आवर जॉब इज टू इंश्योर कि ये स्टैटिक हमें पूरा आता हो, एंड ये इकोनॉमिक सर्वे बजट is our second job that will be done after they are released. Other current affairs we will do with Mudit sir, and mains के लिए हमें जो भी पढ़ना है we will read with our GS3 module. Depending on आपने जनवरी में स्टार्ट किया था फाउंडेशन में, तो you will be having GS3 with me this year. अगर आपने अभी जुलाई में स्टार्ट किया है you will be having it next year. सबका शेड्यूल अलग है, सबसे अलग अलग बात हो चुकी है. राइट, बट देयर इज नोबडी जिसको ये GS3 का मॉड्यूल का एक्सेस नहीं मिलेगा. राइट, तो अब अगर हम देखें व्हाट इज आवर प्राइम जॉब इन द नेक्स्ट 45 डेज, कि यार मुझे ये समझ आ जाए. एंड इस सारी राम कथा, ये जो इधर चीजें लिखी हैं, ये जितनी भी चीजें इस लाइन के इधर लिखी है ना, इन सब को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दिस वी विल नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस. इनमें से हम कुछ नहीं समझ पाएंगे अगर हमने ये नहीं समझा. तो दिस इज आवर कोर जॉब. अगले 45 डेज में हम इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं कि यार इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, मुझे उसे देख के समझ आ जाता हो यार ये कह रहा है, ये पूछ रहा है. ठीक है, इज दिस ऑल क्लियर टू यू? क्लियर है?
चलो, ऑल गुड, ऑल क्लियर? ठीक है, अब आई विल शेयर विद यू अ कपल ऑफ other things. I will share now a couple of other things with you. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दिस इन माइंड. पहला क्वेश्चन ये, व्हाट सोर्सेस टू फॉलो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट सोर्सेस टू फॉलो. Just 1 second, guys. 1 second. Yeah. What sources to follow? और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपको ये बात बोल रहा हूं, सिर्फ क्लास नोट्स कर लो, इनको ही कर लो बस. जो मैं आपको करा रहा हूं वो कर लो. लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस 14 वर डायरेक्टली सॉल्वेबल फ्रॉम क्लास नोट्स. ठीक है, वीडियो है यूट्यूब पे अगर किसी को डाउट हो. ठीक है, जेन्युइनली इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा. डोंट गो बियॉन्ड दिस, डोंट गो बियॉन्ड दिस, प्लीज स्टिक टू दिस मच. ये कर लो पहले, देन वील लुक एट व्हाट वी हैव टू डू फर्दर. इतना बहुत है. क्लास नोट्स होंगे कैसे? आप लोगों के लिए क्लास नोट्स मैं खुद लिखता हूं. दे आर हैंड रिटन नोट्स लाइक दिस. दे आर हैंड रिटन नोट्स, आई राइट देम माई सेल्फ. मैं खुद लिखता हूं और मैं उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाता हूं. राइट? अब दे माइट बी हैंड रिटन नोट्स. मैं हैंड रिटन नोट्स आपको क्यों देता हूं, इस बात को समझते हैं. देखो, व्हाट डू यू नीड 1 डे बिफोर द एग्जाम? अगर मुझे बोला जाए कि यार, या चलो 1 वीक बिफोर द एग्जाम, मुझे क्या चाहिए? 1 वीक बिफोर द एग्जाम मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास एक कंसाइज नोट्स हो जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हो, सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो. वो मैं आपको अभी से दे रहा हूं. बट you will need to watch the class actively with me. You will need to watch the class actively with me to understand everything that is written here. इसके beyond कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, but you will need to watch actively ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए. अब what is going to be our method? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा मेथड क्या होगा. We will have live classes. They will start at 4:30 p.m. जैसे आज 4:30 p.m. स्टार्ट हुई है, वैसे 4:30 p.m. स्टार्ट होगी. Now in these classes at 4:30 p.m. what is going to happen? सबसे पहले you will be given the notes beforehand. आपको मैं नोट्स पहले दे दूंगा. राइट? जैसे कल की क्लास में we will not be needing a lot of notes. परसों की क्लास से हमें नोट्स की जरूरत होगी. So you will be given the notes beforehand. I will upload them tomorrow or day after. पहली जो क्लास है जहां आपकी नोट्स को जरूरत होगी, that is going to be on Wednesday. तो वेंसडे से पहले यू विल हैव द नोट्स. प्लीज, या आप डिजिटली पढ़ते हैं डिजिटली, अदरवाइज प्लीज प्रिंट देम आउट एंड कीप देम इन फ्रंट ऑफ यू. ये इनको प्रिंट करके अपने सामने रख लेना. अब लाइव क्लास 4:30 p.m. पे स्टार्ट होगी. मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू रीड टिल 6:30 p.m. ये 6:30 का 6:45 भी हो सकता है. इस टाइम तक, चलो थोड़ा सा और मुझे टाइम दे दो, मैक्सिमम टिल 7 p.m. ठीक है, मैक्सिमम टिल 7 p.m. 2.5 hours आई विल बी टीचिंग यू. 7 p.m. तक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा,
every 45 minutes I will give you a 2 to 3 minute break. ठीक है, हमारा मेथड क्या है, नोट्स आपको पहले मिले हुए हैं, क्लास लाइव शुरू होती है 4:30, 7 PM तक आई विल टीच यू एंड आई विल गिव यू अ 2 to 3 minute ब्रेक एवरी 45 मिनट्स. 45 मिनट्स पढ़ाया, 2-3 मिनट ब्रेक. ठीक, आफ्टर 7 देयर आर गोइंग टू बी 30 minutes more. इन 30 minutes more में दो चीजें होंगी, या तो आई विल री एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स, कभी जरूरत होगी कि बहुत लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो कुछ री एक्सप्लेन करना होगा, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन 30 मिनट्स में कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड यहां पर आप लोगों का लाइव होना बहुत जरूरी है. देखो, अगर मैं ये काम नहीं कर रहा होता, मैं जेन्युइनली आपको कहता ये क्लास रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है, क्योंकि डाउट रेजोल्यूशन का मैं सिस्टम अभी आपको बताऊंगा. बट यहां पर मैं चाहता हूं आप मेरे साथ क्वेश्चन करो. देखो यार, आपको सिर्फ अगर मैंने पढ़ा दिया, मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करके चला गया, आपको भी लगा हाँ पढ़ा दिया. इफ आई नो देयर आर 3 इजी कॉन्सेप्ट्स, 2 डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, इट इज वेरी इजी. यू डोंट नो देयर आर 3 इजी एंड 2 डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स. आपको तो पता ही नहीं है कि कितनी चीजें हैं. आई नो देयर आर 5 थिंग्स, 3 आर इजी, 2 आर डिफिकल्ट. यू डोंट नो देयर आर हाउ मेनी थिंग्स. मैं क्या करूंगा, मैं 3 इजी चीजें पढ़ाऊंगा, आप भी खुश, मैं भी खुश. राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन फाउंडेशन कोर्सेज एवरीवेयर. आप भी खुश, मैं भी खुश. ना मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, ना आपने देखे, बोला पीवाईक्यू कर लेना, आप भी कहोगे हाँ ठीक है कर लेंगे. यही हो रहा है ना यार अल्टीमेटली. Many of you must have attended foundation courses before this. I am sure this is similar to your experience because this was also my experience. Here we will change that. In every class, देखो शुरू में तो नहीं हो पाएगा because शुरू में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा. जैसे 5-6 क्लास हो जाएंगी, then we would have read a decent amount of topics, है ना. जैसे हमने poverty वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया. In every class we are going to do previous year questions in this 30-minute time. इस टाइम पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इन एवरी क्लास. ठीक है, एंड मैं चाहता हूं मेरे सामने करो, प्रेशर बनेगा आप पे, बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व कर रहे हो, देयर विल बी प्रेशर ऑन यू. दूसरों के भी आंसर देखो, खुद के भी आंसर देखो, सी हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग इट करेक्ट. व्हेन यू सी अदर्स आर गेटिंग इट करेक्ट, यू विल बी मोटिवेटेड टू स्टडी हार्डर. अब लास्ट चीज यहां पर बचती है, व्हाट अबाउट डाउट रेजोल्यूशन. अब यहां पर हम डाउट्स का क्या करें, तो अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, so there is no doubt for you to ask me, right? For doubts, what I will be doing is I will be posting a Google form, but abhi nahi, I will be doing this after we are done with the first week of classes, not now. इस वीक के बाद, after this week is over, then we'll be posting this Google form. इस Google form के कुछ rules हैं and I will be explaining the rules to you in detail. If you do not stick to these rules, I will not answer your questions here. ठीक है, जैसे एक रूल है, दिस इज नॉट फॉर पर्सनल क्वेश्चंस, इट इज फॉर इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस. बिकॉज देखो मेरे को सारे क्वेश्चन खुद पढ़ने पड़ते हैं. सेकंड रूल है कि यहां पर यू हैव टू राइट इन प्रॉपर लैंग्वेज. ये नहीं कि आप क्वेश्चन पूछो सर इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता, ये क्वेश्चन पूछोगे कभी जवाब नहीं आएगा. अगर आप पूछोगे सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री, देन पक्का जवाब आएगा. ठीक है, अब गूगल फॉर्म में बहुत क्वेश्चंस कॉमन भी होंगे. देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बी आस्किंग द सेम क्वेश्चन. सो एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे I will be conducting a doubt class with you, where I will be addressing your questions. जो भी आप डाउट फॉर्म में पूछोगे, हो सकता है मैं आपको आंसर लिख के दे दूं वापस. Most likely I will address it in this doubt class. Doubt class does not mean that I will address your questions from the chat. This chat is only for 2 reasons. One, for you to write yes or no on whether you have understood, and second and most importantly, to write the answers of these questions. इस चैट के 2 ही पर्पस हैं. ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ये है। सेकंड पर्पस है दैट यू विल राइट यस और नो, कि समझ आ गया, नहीं समझ आया, ठीक है। डाउट्स विल बी एड्रेस्ड लाइक दिस, दिस इज आवर मेथोडोलॉजी। अब ये तो सारा मेरा काम है, क्लास लो, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यूज कंपाइल करो, क्वेश्चंस कराओ, सॉल्व कराओ। आपका क्या काम है? आपका काम भी देख लेते हैं। व्हाट इज योर जॉब? This is my responsibility, I will stick to it. Let's talk of your responsibility now. देखो, करना है करो, नहीं करना मत करो। रिकमेंडेशन है, आई नो ऑलरेडी दैट 90% लोग ये फॉलो नहीं करेंगे, 90% लोग सिलेक्ट भी नहीं होंगे। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मेहनत करने को नहीं दे रहा। जब आप ये कोर्स स्टार्ट कर लोगे, आपको रियलाइज होगा कि मैंने कितनी मेहनत ऑलरेडी आपके लिए कर दी है। आई हैव देखो, मैंने सारी बुक्स पढ़ के, जो बुक आप सोच सकते हो इकोनॉमी की, यूपीएससी की एंड बियॉन्ड यूपीएससी की, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब, वो पढ़ के आई हैव मेड अ सेट ऑफ नोट्स, हैंड रिटन दे रहा हूं मैं आपको पहले से वो नोट्स। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू यू, आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइव, आई एम कीपिंग अ डाउट सेशन फॉर यू, आई एम इंश्योरिंग, मुझे पता है आप घर जाके पीवाईक्यूज नहीं करोगे, आई एम इंश्योरिंग यू डू पीवाईक्यूज इन द क्लास विद मी। इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूं क्या? मैं इससे ज्यादा कुछ और कर सकता हूं आपके लिए? जब आप GS3 में आओगे, आई विल ऑल्सो मेक यू राइट मेन्स आंसर्स विद मी। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा मैं आपको कुछ डिलीवर करके दे सकता हूं। वॉट यू नीड टू डू, अब इस पे फोकस करते हैं, इस पे भी फोकस करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट इस पे फोकस है, उतना इंपॉर्टेंट इस पे फोकस है। योर जॉब इज नंबर 1, अटेंड लाइव और रिकॉर्डेड, दिस इज योर चॉइस। मैंने आपको लाइव का रीजन बता दिया, लाइव का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। क्योंकि ये काम घर पे नहीं करोगे, आलस आता है, आपने देखा होगा ये पहले भी, पढ़ हम फिर भी लेते हैं, when it comes time to practice, when it comes time to solve questions, we feel lazy. So ये आपका काम है, फर्स्ट लाइव या रिकॉर्डेड अटेंड करो, जैसे भी अटेंड करो। सेकंड काम, राइट आफ्टर यू फिनिश, आप 7:30 फिनिश करोगे मेरे साथ, यू फिनिश्ड एट 7:30, डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक। कृपया करके, आई नो आप 3 घंटे बैठे हो, कृपया करके एक लंबा ब्रेक ना लें, प्लीज, रिक्वेस्ट है। मान सकते हो तो मान जाओ, बहुत फायदा होगा। 30 मिनट्स मैक्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स का ब्रेक लेके, फ्रॉम 8 PM, अज्यूमिंग दैट यू आर वॉचिंग इट लाइव, फ्रॉम 8 PM टू 10 PM, इस टाइम में जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज कर लिया, और वो क्वेश्चंस जो यहां पर कराए, ये क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व कर लिए, सॉल्व देम अगेन, इवन इफ यू गॉट देम ऑल राइट, सॉल्व अगेन। आपका बस इतना काम है, लाइव या रिकॉर्डेड अटेंड करो। अब जब भी अटेंड करो, उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लो, और ये काम आपने रिवाइज करने का कर लो। सो आई एम ओनली आस्किंग फॉर हाफ ऑफ योर डे, फ्रॉम 4:30 to 10, इतना ही मैं मांग रहा हूं, जिसमें से 3 घंटे का काम मेरा है। 4:30 to 7:30 आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये मैं आपका मिसकंसेप्शन ब्रेक कर देता हूं। 4:30 से 7:30 जब आप यहां पर हो, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नियरली वॉचिंग। आप मेरे साथ लिखोगे, आई विल आस्क यू टू राइट स्क्रिबल विद मी। स्क्रिबल विद मी का मतलब होता है जैसे मैंने ये लिखा, अब आपके नोट्स में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, या जो जो ब्लैक में है वो लिखा हुआ है, फिर भी आप कुछ कुछ साथ में लिख रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम राइटिंग, राइट? मैं आपको बोलूंगा टू स्क्रिबल विद मी, आई विल आस्क यू टू मेक ग्राफ्स, आई विल आस्क यू टू सॉल्व क्वेश्चंस, आई विल आस्क यू टू थिंक। many times in this course I will ask you to think, जैसे मैंने आज आपको वो AC वाली प्रॉब्लम दी, या मैंने आपको वर्ड्स वाली प्रॉब्लम दी। A lot of times this is my methodology of teaching, I believe in your capacity development, so a lot of times I will ask you to think honestly, don't Google, don't try to find कि मैं चैट GPT से आंसर निकाल के सही दे दूं। ऑनेस्टली अगर मैं कह रहा हूं 1 मिनट का टाइम है और सोचो, जैसे पहली क्लास में हो सकता है मैं आपको बोलूं व्हाट इज पॉवर्टी, थिंक फॉर 1 मिनट, तो एक्चुअली सोचना,
स्पेंड टाइम एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग कि यार अच्छा पॉवर्टी क्या होती होगी, मुझे लगता है गरीबी होती है, गरीबी का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसे कम है, बट क्या इसके अलावा भी कोई चीज पॉवर्टी हो सकती है? क्या अगर किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो क्या मैं उसे भी पॉवर्टी बोल सकता हूँ? क्या किसी चीज के पास, अगर किसी के पास राइट टू वोट नहीं है, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, क्या मैं उसे भी पॉवर्टी बोल सकता हूँ? किसी के घर के आसपास अगर स्कूल नहीं है, क्या उसे भी पॉवर्टी बोल सकते हैं? अगर किसी के पास हेल्थ का एक्सेस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, क्या उसे भी पॉवर्टी बोल सकते हैं? सोचना मुश्किल होता है, सोचना शुरू में, जितना सोचोगे उतना ज्यादा याद होगा, उतना ज्यादा समझ आएगा। रटने का एग्जाम नहीं है ये, सोचने का ही एग्जाम है। तभी 3 स्टेजेस हैं, तभी ऐसे डिजाइन है। तो योर जॉब इज टू ए अटेंड लाइव और रिकॉर्डेड, दस डज नॉट मैटर, अटेंड एक्टिवली। अटेंड एक्टिवली, एक्टिवली अटेंड करो, सुनो, जो बोल रहा हूं उसको सोचो। एंड सेकेंड, डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक, रिवाइज इमीडिएटली। अटेंड एक्टिवली, रिवाइज इमीडिएटली। ये अगर आप कर लेते हो, आपका ये सब्जेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट विल बी सॉर्टेड। ठीक है, अब डेली का शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया। हमारी क्लासेस जो रहेंगी, आवर क्लासेस विल बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 4:30 टू 7:30। इसके बाद आई एक्सपेक्ट दैट यू विल स्पेंड टाइम ऑन रिविजन from 8 p.m. to 10 p.m. This is my expectation from you. And we are starting tomorrow. We will try to finish by end of August. I think August end tak we should be able to do it. Now, August end tak we should be able to finish everything that was written on the board. ठीक, अब हाउ टू अटेंड द क्लास, ऑल्दो ये आपको ऑब्वियसली साथ साथ भी समझ आता रहेगा, बट क्लास को अटेंड कैसे करना है? आपने क्लास देख रहे हो, जब आप इस टाइम पे क्लास देख रहे हो, यू नीड टू हैव 2 थिंग्स विद यू। आपको कल की क्लास में इसकी जरूरत नहीं है, डोंट नीड इट फॉर टुमारोज क्लास। टुमारोज क्लास इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, you don't need it for tomorrow's class, but after that you will need it. You need the notes with you and you need a notebook with you. अब वो नोटबुक है, आईपैड है, वो आपकी मर्जी। इस नोटबुक में आप क्या करोगे, जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला, थिंक अबाउट व्हाट इज पॉवर्टी, थिंक अबाउट व्हाई डिड द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स गेट बॉर्न। ये डिसिप्लिन आया क्यों, कि इकोनॉमिक्स है, ये बात क्यों शुरू हुई, कभी भी क्यों ही शुरू हुई। थिंक अबाउट दिस, तो लिखो इस नोटबुक में, राइट इट इन द ब्लैंक नोटबुक। गलत लिखो, कम लिखो, अल्टीमेटली नोटबुक में आंसर लिखे बिना आप इस एग्जाम में क्लियर नहीं करने वाले इसको। सो गेट इन द हैबिट अर्ली, राइट वॉट एवर यू आर थिंकिंग, योर राइटिंग इज ऑल्सो मोर स्ट्रक्चर्ड व्हेन यू आर डूइंग इट रेगुलरली विद योर थिंकिंग। राइट इन द नोटबुक, वॉट एवर आई आस्क यू टू डू, राइट इन द नोटबुक। नोट्स जो हैं, जो मैं आपको दूंगा, वो प्रिंट करके रखो या डिजिटली रखो, जैसे आपको रखने हैं। दिस विल डू क्वेश्चंस हियर। जो भी पीवाईक्यूज मैं आपको कराऊंगा, उनकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ अपलोड करूंगा। आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑल्सो, सो दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। अटेंड एक्टिवली, रिवाइज इमीडिएटली। अगस्त एंड तक हम इसको खत्म करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी। एक्चुअली वील स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स। हम पहले कुछ बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स समझेंगे, वो समझना तो जरूरी है बिफोर वी कैन स्टार्ट ऑफ। व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट इज productivity, what is allocation, what is growth, what is development, etc etc. उसके बाद we will start with poverty. अब we started out with these things. We have understood the methodology of reading. We have understood the methodology of reading. यहां पर हमने क्या देखा था, वर्ड्स का एग्जाम्पल देखा था, हमने देखा था व्हाट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हमने इकोनॉमी की वेटेज देखी थी,
we saw the weightage in mains, it was 100 marks. In pre, we saw that it was somewhere around 30 marks. We saw the role of PYQs. We saw that there is both direct repetition and also theme-based repetition. We read the approach for economy, that there are 4 macroeconomic objectives. There are 2 tools for this. एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंटरनेशनल सेक्टर है, एक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है. ये हमने देखा था. देन प्रीलिम्स का सिलेबस देखा था, देख के कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, बट हाँ सम टॉपिक्स वर गिवन. ट्रेंड्स देखा था, तो हमने देखा था यार इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट से बहुत ज्यादा या कम क्वेश्चन है तो सारा पढ़ना जरूरी है. हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट का काफी ज्यादा रोल है, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा कम रोल है, राइट, और पढ़ना भी मुश्किल है. फिर हमने देखा मेथोडोलॉजी क्या होगी क्लास की, अटेंड एक्टिवली, रिवाइज इमीडिएटली. और क्लास टाइमिंग हमने देखा कि 4:30 से हम स्टार्ट करेंगे 7:30 तक. मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी और ऑल्टरनेट सैटरडेज पे हमारा डाउट रेजोल्यूशन होगा. ये मैंने क्या किया है अभी? What have I done just now? I have revised with you. This is also something we will do. ये एक लास्ट फीचर था जो मैंने आपको नहीं बताया था. देखो मैं यार अपने साइड से, एंड आई विल एंड विद दिस, मैं अपने साइड से जितनी मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए मैं कर रहा हूँ. मैं हमेशा करता हूँ अपने हर कोर्स में. आपने आज से पहले कभी भी अगर मेरे साथ कोई कोर्स किया है, आई पुट इन माई लेवल बेस्ट टू एंश्योर दैट यू गेट द बेस्ट आउटकम. बट यू ऑल्सो हैव टू फॉलो थ्रू विद मी. आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. इन एवरी क्लास आफ्टर वी डू द PYQs, या फिर मे बी व्हेन वी फिनिश अ टॉपिक, अगर क्लास में हमने काफी चीजें पढ़ी हैं तो उसी दिन, अगर 2-3 क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है तो 2-3 क्लास के बाद आई विल डू दिस सॉर्ट ऑफ रिविजन विद यू, कि आपको सब कुछ याद आ जाए. नाउ इमीडिएटली एज आई प्रेस एंड क्लास देयर एंड द क्लास एंड्स, अगर आपने अभी 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते और मान लो 2 घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, तो आप सब भूल जाओगे. बट आपने कहा यार नहीं, मैं हिम्मत करके अपना लैपटॉप या फोन या आईपैड बंद करता हूँ, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ 10 मिनट की, और एक बार शिवन सर ने जो बोला है, ये सारे टॉपिक्स थे, एक बार मैं खुद जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ. आपको 2 घंटे भी लगेंगे क्लास रिवाइज करने में, हार्डली 20-25 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे. नहीं तो बैठे रहो यार. अगर आपने एक दिन मिस कर दिया कि मैंने एक दिन क्लास देखी, मैंने उस क्लास को रिवाइज नहीं किया और एक दिन चला गया, जब आप नोट्स देखोगे ना, यू विल फील लाइक ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो किसी और ने पढ़ाया होगा. ये कौन सी चीज है? और होता है ये आपने प्योरली एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है. तो इस कंसिस्टेंसी को प्लीज मेंटेन करना. मैं अपने साइड से आई विल गिव माई लेवल बेस्ट एंड आई नो आई विल बी एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. माई ट्रैक रिकॉर्ड इज प्रूवन, राइट. प्रूव योर्स विद मी, राइट. स्टडी एक्टिवली, रिवाइज इमीडिएटली. इस चीज को याद रखेंगे. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. आई विल नॉट बी टेकिंग डाउट फ्रॉम द चैट, ठीक है. आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया है. जब हमारी 3-4 क्लासेस हो जाएंगी, देन आई विल शो यू द डाउट फॉर्म एंड हाउ टू फिल इट, एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट आंसरिंग एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे वी हैव फॉर डाउट्स. समझ आ गया? आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड. अगर समझ आ गया तो एक बार यस लिख दो, एंड देन आई विल सी यू गाइस टुमारो. ठीक है. थैंक यू गाइज, थैंक यू. आई होप यू विल रिमेंबर योर कमिटमेंट टुवर्ड्स मी, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. कल मिलते हैं at 4:30. बाय बाय, गुड इवनिंग.